आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। तो अधिष्ठान आईएएस के अंदर एक इनिशिएटिव है दैट इज नोन एज ए टू जेड सीरीज। इस ए टू जेड सीरीज के अंदर हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताते हैं जो कि कहीं पर भी जिसके अंदर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट। उन चीजों को हम आपको कंप्लीट रिसर्च करके आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। यहाँ पर टू द पॉइंट चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लगा कर आए हैं कि आप पे कोई तिगड़म बगड़म वाला वीडियो यहाँ पर होगा और बहुत मजा आने वाला है, तो नहीं भाई, इस वीडियो के अंदर आपको मजा नहीं आने वाला है, बट हाँ, नॉलेज बहुत सारी इसके अंदर आने वाली है। इन वीडियोस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमने अपने कोर्सेज के अंदर पढ़ाया हुआ है, जो बच्चों ने कोर्सेज खरीदे हुए हैं, पेड कोर्सेज जो हैं, उसके अंदर से कुछ क्लिपिंग्स आपको निकाल कर देंगे, ठीक है, जो कि कंप्लीट रिसर्च वर्क होगा। इसके अंदर आपको कोई भी एंटरटेनमेंट वाली चीज नहीं मिलेगी, हाँ, बट इकोनॉमिक सर्वे जरूर मिलेगा, हाँ, बट योजना कुरुक्षेत्र ये जरूर आपको मिलेंगे। आपको ये रिपोर्ट्स का एनालिसिस जरूर आपको इसके अंदर मिलेगा टॉपिक के हिसाब से। वो सब चीजें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस सीरीज को एंजॉय करें, देखें। इस सीरीज में एक और फीचर है कि आप अपने हिसाब से इस सीरीज को मोल्ड कर सकते हैं। मतलब आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर दें इस टॉपिक पे सर हमको आप पढ़ाइए, तो मैं आपको उस टॉपिक पे पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जो आप टॉपिक दें मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर, एक मैच्योर्ड आईएएस एस्पिरेंट की तरह टॉपिक दें। ऐसा नहीं कि सर हमको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बता दो, वो न्यूज के अंदर है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे और चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर, वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये जो चैनल है इसके अंदर टू द पॉइंट क्वालिटी वाली चीजें हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। अगर आप सच में एक आईएएस एस्पिरेंट हैं, आप आईएएस के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर टू द पॉइंट आपको सब चीजें मिलेंगी। तो आइए देखते हैं हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच। अभी मैं जा रहा हूँ, आप वीडियो देखो, वीडियो एंजॉय करो, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखकर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। काफी चीजें तो हमको इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएंगी, राइट। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर से काफी रिसर्च उसके अंदर पहले से करा हुआ है, तो वो चीजें मिल जाएंगी। और कुछ चीजें जो होंगी वो हमको ढूंढनी पड़ेंगी न्यूज़पेपर के अंदर से, इस तरह से। तो इसके अंदर बड़ा चैलेंजिंग होता है ये टॉपिक्स पढ़ाना, ठीक है। इसलिए कहीं पे भी अच्छे नोट्स यहाँ पर है नहीं, ठीक है। बट मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक बार पूरा पूरा इंडस्ट्री अपन कवर कर लेंगे, राइट। तो देखो हम पहली जो इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं दैट इज अवर स्टील सेक्टर। स्टील सेक्टर को हम इसके अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ डेटा हम समझेंगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती क्या है। पहले आप इसके अंदर ही समझो। देखो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक तरह से अगर मान लो कोई ऐसा प्लांट है जो कि क्या है, स्टील जनरेट कर रहा है, दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड जो होगा स्टील प्लांट, ठीक है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट मतलब क्या है, फ्रॉम वेरी बेसिक मतलब ये पहले हेमेटाइट मैग्नेटाइट ऐसे जो ओर होता है उसकी माइनिंग करवाता है, और फिर उस ओर को, हेमेटाइट मैग्नेटाइट को, ये क्या कर रहा है, एक तरह से अपनी इंडस्ट्री तक लेकर आ रहा है ट्रांसपोर्ट कर कर, ठीक है। इंडस्ट्रीज तक लेकर आ रहा है, और यहाँ पर पहले इसके अंदर आयरन बन रहा है, राइट। हेमेटाइट मैग्नेटाइट, इनसे क्या बनेगा, इन ओर से आयरन बनेगा। फिर आयरन का हम क्या करेंगे, आयरन से हमको स्टील बनाना होगा, और फिर स्टील के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स की स्टील बनानी होगी, और स्टील को जो होगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करके कंज्यूमर को बेचना होगा, ठीक है। तो स्टील, इनका जो काम होता है, स्टील इंडस्ट्रीज का जो काम होता है ना, स्टील सेक्टर का, वो क्या है कि हम आपको स्टील बनाकर दे देंगे, अब इस स्टील का आपको जो करना है करो, राइट, है ना। अब स्टील बनाने के अंदर ये काफी चीजें बन, जैसे आयरन बनाया, अब आयरन के अंदर क्या होता है कि आयरन के अंदर कुछ जैसे आयरन रॉड्स होती है वो बनानी होंगी, तो वो भी ये बनाते हैं, राइट। आयरन से जो बन पाता है वो बन पाता है, राइट। आयरन के अंदर एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है, आयरन और स्टील के अंदर, आयरन के अंदर कार्बन कंटेंट बड़ा ज्यादा होता है, और कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है तो दिस इज वेरी ब्रिटल इन इट्स नेचर, ब्रिटल होता है। तो उसको ही अच्छे फॉर्म के अंदर, उसके अंदर से कार्बन निकाल निकाल के हम स्टील बना देते हैं। स्टील के अंदर बहुत कम कार्बन होता है, राइट। और इसके अंदर कार्बन कम होता है, जितना कार्बन कम होगा उतनी ग्रेड अच्छी होगी। प्लस इसके अंदर और ज्यादा कुछ चीजें करके, जैसे हीट ट्रीटमेंट और ये सब चीजें करके इसकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एक होता है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक तरह से जैसे जो स्टील होगा, ठीक है, जो स्टील बना, आयरन से जो स्टील बनाया हमने, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम होता है, जिसके अंदर एक तरह से पहले टेम्परेचर को एक लेवल पर लेकर जाते हैं, ठीक है। पूरा मिल बना होता है, टेम्परेचर को लेकर फिर उसके अंदर काफी देर तक उस टेम्परेचर के अंदर रखते हैं, उस टेम्परेचर के अंदर रखकर फिर उसको ठंडा करते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टील की स्ट्रेंथ बनती है। दिस इज नोन एज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहा जाता है,
कि तो कितनी रेट से कूल कर रहे हैं उसके बेसिस पे ग्रेड बनेगी, कितनी देर तक यहाँ पर रख रहे हैं उसके बेसिस पे एक तरह से स्टील्स की क्वालिटी होगी, राइट। तो एक ये बेसिक सा आइडिया मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, जिससे कि आप ये समझें कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे। तो कहने की बात यह है कि कहीं किसी कोने में आयरन ओर होगा इसके अलावा हमको आयरन ओर को यहाँ तक लेकर आना पड़ेगा। अब आयरन ओर को यहाँ तक लेकर आएंगे तो आयरन ओर को जब हम आयरन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए चाहिए बहुत सारी हीट। तो हीट के लिए ईंधन हमको लाना पड़ेगा कहीं से। तो कोकिंग कोल जो होता है, कोक, कोल, ठीक है, ये सब चीजें लानी पड़ती हैं, ये कहीं से लानी पड़ेंगी। समझ में आ रहा है? यही आगे चल के पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है क्यों मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। और इसके अंदर फिर ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, ये सब बल्कि मटेरियल है, आयरन ओर हो गया, कुकिंग कोल हो गया, ये बहुत भारी चीजें होती हैं, राइट। इनको भर भर के लेकर आना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है 1 किलो उठा के ले आओगे आप, है ना, टन्स के अंदर ही आएंगे। फिर जाकर यहाँ पर क्या होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर जाकर फिर स्टील बनेगा, स्टील बनने के बाद फिर उसके प्रोडक्ट्स बनेंगे, और एंड सो ऑन, राइट। आई होप एक स्लाइड सा आइडिया आपको इसके अंदर लग गया होगा। स्लाइड सा इसको मैं डिटेल के अंदर भी बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इसी मेटलर्जी के अंदर ही था, तो मैं इसको डिटेल में बता सकता हूँ, पर डिटेल आपको कोई काम की नहीं है, राइट। तो ये एक तरह से स्टील सेक्टर है। अब इसके अंदर इन सब प्रोसेसेस के अंदर कि भाई ले लाना ले जाना, ये काफी चैलेंजिंग रहता है, राइट, है ना। किस तरह से इसके अंदर हीट ट्रीटमेंट करेंगे, तो क्या क्या टेक्नोलॉजीज का रिक्वायरमेंट है, हमारे देश में क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजें अपन को पढ़ना होगा, ठीक है। तो आइए हम पहले ये समझते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या दे रखा है। तो इकोनॉमिक सर्वे में ऐसे दे रखा है, देखिए, आयरन एंड स्टील कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 47% ऑफ ऑल इनपुट्स इन द बिल्डिंग एंड द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कोई भी बिल्डिंग बनाना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके अंदर मान लो 100 सामान यूज हुआ, तो उसमें से 47 जो परसेंट होगा, 47 जो सामान यूज होगा, वो देखा गया है कि आयरन एंड स्टील ही कंट्रीब्यूट करता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। इसके अलावा इट आल्सो सर्व्स एज ए क्रिटिकल इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी। मशीनरी जो प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि हमारे कंज्यूमर गुड्स बनते हैं, जिससे कार वार और ये सब चीजें मिलेंगी बनेगी, तो उसके लिए भी इनपुट मटेरियल देंगे। कि अगर मान लो कार बना रहे हो आप, है ना, कार बना रहे हो तो उसके अंदर स्टील बॉडी लगाओगे, राइट, तो वो कहां से आएगी, स्टील सेक्टर के अंदर से आएगी, है ना। कुछ भी इसके अंदर जो अपन ने देखा, कार को जो कैपिटल गुड्स अपने होता है, ठीक है, मशीनरी जो होती है, ठीक है, वो किससे बनी है, वो आयरन एंड स्टील से बनी है। तो अगर आयरन एंड स्टील का देखो तो देयर इज ए वेरी मतलब लार्ज इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, और दिस इज नोन एज कोर इंडस्ट्री, वन ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज, बिकॉज इसके बिना काम नहीं चलने वाला। मान लो हमारे पास स्टील नहीं है, तो घर बना लो अब। अभी आप देखो आपके आसपास जो भी चीजें है, उसमें आप टेबल बैठे हैं तो टेबल के अंदर भी स्टील यूज हो रखा है ना, चेयर पे बैठे हैं, चेयर के अंदर भी स्टील यूज हो रखा है, राइट। आप यहाँ पर देखो आपका घर जो छत है उसके अंदर भी कितने सारे सरिये डले हुए हैं, ठीक है। और हर जगह अगर आप देखेंगे, कोई भी चीज उठाकर देख लो, उसके अंदर कहीं ना कहीं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं होगी तो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर तो बाय बाय हो गया, टाटा बाय बाय। हमारे कंज्यूमर गुड्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मशीन ही नहीं है। मशीन किससे बनती थी, मशीन कैपिटल गुड्स बनते थे आयरन एंड स्टील से। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये सब चीजों के लिए हमको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को हमको डेवलप करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर देखो, आयरन एंड स्टील और स्टील सेक्टर अचीव्ड इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024। अब भारत के अंदर तो स्टील की बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है अभी। भारत के अंदर तो डिमांड ही बहुत चल रही है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। नितिन गडकरी जी शांति नहीं बैठ रहे, रोड पे हाईवेज ये सब चीजें बन रही है। और हाउ दिस इज, व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और उन सब के लिए हमको क्या चाहिए होगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बार हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर हम देखेंगे तो स्टील का प्रोडक्शन भी बहुत बम्पर प्रोडक्शन हुआ, और कंजम्पशन भी बम्पर हो रहा है। और सब प्रोडक्शन बम्पर इसीलिए हुआ क्योंकि कंजम्पशन बम्पर हो रहा है, बिकॉज डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। एक और बात, पहले हमारे पास स्टील की कमी रहती थी बहुत, हम डेवलप नहीं कर पाते थे, तो हम क्या करते थे, अब
काम तो चलाना है, तो हम बाहर से ले लेते थे। इंपोर्ट बहुत ज्यादा करने लग गए थे हम स्टील को। इंपोर्ट इतना कि भैया बहुत ही प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर होता जा रहा था। इंपोर्ट मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा, हम इतना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे कि हमारा फॉरेक्स इसके अंदर ही चल जाता था। पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंपोर्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा था पहले, ठीक है। अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर 19 तक बहुत ज्यादा इंपोर्ट था, हम स्टील्स का बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे। बट अगर आप देखेंगे कि इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 20 के बाद 20 से 23 तक अगर आप देखो, क्योंकि 24 में फिर वापस से इंपोर्ट ज्यादा हो गया, आई विल टेल यू द रीजंस। 20 से 23 के अंदर अगर हम देखें तो देयर वाज अ ड्रास्टिकली रिडक्शन इन द इंपोर्ट्स। और इंपोर्ट तो छोड़ो, इंपोर्ट तो रिड्यूस हुआ, वी बिकम द नेट एक्सपोर्टर। हम बाहर की कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने लग गए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट देखें तो ये पॉजिटिव आने लग गया। जितना आप इंपोर्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं बाहर की कंट्रीज को। तो ये ड्रास्टिकली चेंज आया 20 से 23 के बीच में। बट फिर आप देखेंगे तो 24 के अंदर हमने बहुत सारा इंपोर्ट यहां पर बढ़ा दिया। अब इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ये सब चीजें क्या है अपन डिस्कस करेंगे आगे चलकर, राइट। बट पहले आप ये ग्राफ देख लो। ये ग्राफ इकोनॉमिक सर्वे के अंदर से ही लिया है, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ द फिनिश्ड स्टील, ठीक है। फिनिश स्टील की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर 19 तक देखें तो एनुअल एवरेज ग्रोथ जो है किसकी, ये वाला देखो, ये जो डायमेंशन है ऑरेंज वाला यहाँ पर देखोगे तो दिस इज डायमेंशन ऑफ इंपोर्ट। तो हमारा इंपोर्ट जो है वो काफी बड़ा है, 13.3 तक इंपोर्ट हमारा हो गया। वहीं अगर आप फाइनेंशियल ईयर 20 से 23 तक देखोगे तो इंपोर्ट जो है काफी घटिया, ये देखो नेगेटिव में चला गया। पर अगर वहीं आप 2024 की बात करेंगे तो 2024 में वापस से इंपोर्ट बढ़ गया है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसका एनालिसिस देखें, इन फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर इंपोर्ट वापस से बढ़ चुका है। और इंपोर्ट बढ़ने का क्या रीजन हो सकता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो अब देखो बहुत सारी न्यूज़पेपर में ये कहानी आ रही है, ठीक है। अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर इसका जो क्वार्टर वन था, राइट, जो क्वार्टर वन था उसके अंदर तो हम नेट एक्सपोर्टर ही थे। अच्छा, इससे पहले हम 4 साल तक नेट एक्सपोर्टर रहे हैं, और उससे पहले 4 साल तक हम नेट इंपोर्टर रहे। समझ में आ रहा है? ये आप ये वाला ग्राफ समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पर देखो हम कितना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको लिखना है फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर 19 तक हमने काफी इंपोर्ट करा। पर फाइनेंशियल ईयर 20 से 23 के अंदर ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज हमने इंपोर्ट हमारा ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ और नेगेटिव में चला गया। पर फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर वापस से इंपोर्ट काफी बढ़ गया। तो वाई इट हैज बीन इंक्रीज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। देखो साहब, हमारी कंट्री के अंदर आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करने वाला एक डोमेस्टिक प्लेयर है, ठीक है। मान लो एक्स वाई जेड, एक्स एक्स परसेंट। इसी तरह से चाइना में भी कोई स्टील प्रोड्यूस कर रहा है, वो है मान लो वाई। अब चाइना में जो स्टील प्रोड्यूस करा जा रहा है ना, वो मान लो 100 रुपए का करा जा रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ जो स्टील प्रोड्यूस करा जा रहा है वो मान लो 120 रुपीज का प्रोड्यूस करा जा रहा है। हम्म, समझ में आ रहा है। अब चाइना ने बहुत ज्यादा स्टील प्रोड्यूस कर दिया, मान लो कहीं किसी दिन बहुत ज्यादा स्टील प्रोड्यूस हो गया। तो स्टील प्रोड्यूस हो गया तो यहाँ पर एक तरह से इतनी डिमांड थी नहीं, और सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई। अब क्या करें, अब चलो क्या करते हैं, भारत के अंदर ही बेच देते हैं भाई। भारत के अंदर हम इसको 90 रुपीज का बेच देते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा क्या हुआ, सप्लाई हो गया, डिमांड है नहीं, तो कहाँ करें, फिर भारत के अंदर डंप कर देते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करने लग गए कि यहाँ पर स्टील जो होगा वो 90 रुपीज का यहाँ पर मिल जा रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा 10%, 10 रुपीज का मतलब मान लो इम्पोर्ट ड्यूटी भी इसके ऊपर लगा दिया। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो 100 रुपीज का यहाँ पर स्टील यहाँ पर मिल रहा है हमें। अब जब 100 रुपीज का स्टील यहाँ पर मिलेगा, और दूसरा जो स्टील है भारत के अंदर, जो भारत के खुद के लोग जो बना रहे हैं, वो 120 रुपीज का मिलेगा। तो नोबडी इज गोइंग टू बाय विद द डोमेस्टिक प्लेयर्स। डोमेस्टिक इंडस्ट्री वालों से कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। सब कहेंगे भैया चाइना तुम ही दे दो, और चाइना से हम लेना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे। और एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, इसके कारण क्या होगा कि हम हमारे जो लोग हैं वो कहेंगे और इंपोर्ट करवाओ, और इंपोर्ट करवाओ, और इंपोर्ट करवाओ, और इन लोगों से कोई लेगा नहीं।
तो इसके अंदर ये इंडस्ट्री जो हो जाएंगे, बड़ी चैलेंज इनके सामने आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर पर्टिकुलरली ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पर ऐसा चैलेंज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज चाइना बहुत सस्ते में स्टील प्रोड्यूस कर देता है, और स्टील प्रोड्यूस करके भारत के अंदर बहुत सारी स्टील इंडस्ट्री जो है वो बर्बाद हो चुकी है इस कारण से। आई होप दिस इज क्लियर। एक तो भाई इतना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है, फिर करो भी और लॉस में भी जाओ, तो फिर ये बॉडी डिमोटिवेट होंगे, कहेंगे कि साहब हम क्यों करें। और ये अगर डिमोटिवेट हो गए तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, और ये अगर डिमोटिवेट हो जाएंगे तो हमारा जो होगा, जो कंजम्पशन पैटर्न हो जाएगा वो इंपोर्ट ओरिएंटेड हो जाएगा, और हमको अभी बहुत सारी स्टील चाहिए, बिकॉज हम एक तरह से ग्रोइंग पाथ पर है। समझ में आ रहा है? तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर पहले क्वार्टर में देखेंगे तो सब ठीक था, हम नेट एक्सपोर्टर थे, पर क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के अंदर हम नेट इंपोर्टर हो गए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि चाइना ने अपना स्टील सस्ता कर दिया। दिस वाज लार्जली ड्रिवन बाय द प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन द इंटरनेशनल एंड द डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ द फिनिश्ड गुड, फिनिश स्टील। Low prices in the international market led to the reduction in profit margin for the exports and made imports more affordable। समझ में आ रहा है ना? हम अब एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर कौन हमारा खरीदेगा इतना सस्ता जब मिल रहा है। जब हम ही अपना नहीं खरीद रहे तो दूसरे क्यों खरीदेंगे? तो एक्सपोर्ट भी डिक्रीज होगा और इंपोर्ट भी बढ़ेगा, और इसके कारण नेट एक्सपोर्टर हम बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो लो प्राइस इन द, अब देखो भाई, अगर मान लो इतना सब मेहनत कर रहे हो तुम, है ना, आयरन ओर को खुदाई कर रहे हो, पहले माइनिंग कर रहे हो, माइनिंग से माइंस में से आयरन ओर निकाल रहे हो, ठीक है, आयरन ओर निकाल कर फिर उसको लेकर आ रहे हो, फिर कहीं से कुकिंग कोल लेके आ रहे हो, ठीक है, भर भर के, फिर उसको ब्लास्ट फर्नेस में रख रहे हो, ब्लास्ट फर्नेस खुद बना रहा हो पूरा एक अच्छा सा, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जनरेट कर रहे हो आप, फिर उसके अंदर से स्लैग्स हटाकर फिर आयरन बना रहे हो, फिर आयरन को स्टील के अंदर हीट ट्रीटमेंट कर रहे हो, और भाई इतना पचड़ा करके तुमने 120 रुपए का प्रोड्यूस कर दिया, और यहाँ चाइना प्रोड्यूस कर रहा है 100 रुपीज का, ले लो भैया। तो ये लोग कहेंगे एक तो भाई साहब इतनी मेहनत करो, ठीक है, ऊपर से ये सब काम भी करो, और ऊपर से हमारा कोई खरीदता भी नहीं है स्टील, ना बाहर वाले खरीद रहे हैं ना घर वाले खरीद रहे हैं। बाहर वाले तो ठीक है, चलो बाहर वाले हैं वो तो सस्ता, घर वाले भी हमको साथ नहीं दे रहे, और ऐसा सस्ता सस्ता स्टील इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आएगा तो हमारा क्या मतलब। और ये इंडस्ट्री जो होगी, आप सोचो कितना काम है इस इंडस्ट्रीज के अंदर, इसके अंदर कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अगर ये बंद हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा भारत को। तो पहले भी स्थिति ऐसी थी, हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते थे, पर भारत ने कुछ स्टेप्स उठाए, वो स्टेप्स क्या है वो अपन पढ़ेंगे, फिर उसके कारण थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, बट वापस से ये इस तरह से, एक तरह से इंटरनेशनल प्राइसेस जो होगी स्टील की वो बहुत ज्यादा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कम हो रहे। अब इसके अंदर क्या भी है ये भी समझो, कि देश जो है पूरा वर्ल्ड अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर है ना बहुत ज्यादा भी क्राइसिस सिचुएशन चल रहा है ना, लड़ाई लड़ाई तो चल ही रही है, ठीक है, पर कोई डेवलपमेंट करने की कोई सोच भी नहीं रहा है। जबकि भारत के अंदर काफी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। भारत के अंदर अगर हम देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस रेट से हो रहा है वो कहीं और हो नहीं रहा है इतना। तो भारत के अंदर डोमेस्टिक डिमांड इज हाई, बट इंटरनेशनली अगर हम देखें डिमांड इज वेरी लो। तो इंटरनेशनली जब डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस में तो डिक्रीज होना स्वाभाविक है, तो इंटरनेशनल प्राइसेस जो होंगे स्टील के वो डिक्रीज हो जाएंगे। अब इंटरनेशनल प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे स्टील के, तो भाई अब हम बाहर बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया। जो स्टील पहले हम 120 का प्रोड्यूस कर रहे थे वो आराम से यहाँ पे 150 का बिक जाता था। अब क्योंकि डिमांड पहले ज्यादा थी, अब डिमांड कम हो गई इंटरनेशनली, तो अब 120 का स्टील अब 100 रुपए में भी नहीं बिक रहा है। अब और दूसरा चाइना अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर ही रहा है कि मैं मेरे से ले लो भाई 100 रुपए में, तो तुम कहाँ 120। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज होंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं मेंस के अंदर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कुछ भी करके आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा सकता, समझो, नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ जो हम पढ़े, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कोई बुक मत यूज करो, कोई न्यूज़पेपर मत यूज करो, कोई मैगजीन मत यूज करो, सब कुछ हमारे नोट्स में से करो। तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि आपको पूरा डिटेल के अंदर समझाए क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीजें है, जिससे कि आपका जो टाइम, जो एक्स्ट्रा टाइम होता है इधर उधर देखने के अंदर, वो सब चीजें आपको नहीं लगाना पड़ेगा, राइट। तो देखो इन फाइनेंशियल 2024 इंडिया स्टार्टेड ऑफ एन नेट एक्सपोर्टर इन द क्वार्टर वन, इन क्वार्टर सेकंड थर्ड इट बिकम द नेट इंपोर्टर।
This was largely driven by the price differential between the international and domestic prices of the finished steel. That is correct. इसके अलावा low prices in the international market lead to the reduced profit margin for exports and made import more affordable, affecting the trade balance in the steel. However, the import dependence on the coking coal, an essential raw material for the steel productions, went up from the 56.1 से 58.1 तक. मतलब कि ज्यादा हम कोल मंगा रहे हैं बाहर से. अब यहाँ पर और भी चीजें हैं जो अपन को समझनी होगी. ये वाला पॉइंट मैं भी आपको समझाऊंगा. ठीक है, पहले इसका कुछ बेसिक अपन को कवर करने पड़ेंगे. तो हम इस बात पे खुश हो सकते हैं कि हम पहले क्या थे, एक तरह से हम नेट एक्सपोर्टर थे. ठीक है, नेट इंपोर्टर थे. तो इंडिया वॉज ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश स्टील इन द 4 आउट ऑफ लास्ट 5 ईयर के अंदर अगर 2024 को हटा दें हम, तो पिछले 4 साल तक हम नेट एक्सपोर्टर रहे. और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इंपोर्ट हमारा कम रहा है और एक्सपोर्ट ज्यादा रहा है. ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर देखें इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 14-15 के अंदर अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर एक्सपोर्ट जो होगा वो कम है. देखो यहाँ पर तो चलो एक्सपोर्ट ठीक ठाक था. ठीक है, इंपोर्ट के कंपैरिजन में यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया, इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया. इस तरह से एक तरह से डिक्लाइनिंग कर्व यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना. इस तरह से जो नेट एक्सपोर्ट जो होगा वो डिक्लाइन होता है, पर धीरे 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 फिर ये चीज बढ़ेगी. और फिर आप देखोगे एक्सपोर्ट वाला जो डायमेंशन है, ये जो डायमेंशन है ना, सॉरी, ये नीला वाला जो है, नीले वाला जो होगा वो ऊपर होगा और ये नीचे हो जाएगा. ये देखो कितना ऊपर हो गया, कितना नीचे हो गया. ये देखो कितना ऊपर हो गया, ये देखो कितना नीचे हो गया. ठीक है, तो लास्ट 4 ईयर अगर हम देखें 2021, 22 और 23, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा हो रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है. हमारा नेट एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है. ये नेट एक्सपोर्ट का ग्राफ, यहाँ तो हमने कमाल ही कर दिया साहब. फाइनेंशियल 2022 के अंदर हमने इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करा और इंपोर्ट बहुत कम करा. पर हम यहाँ पर देखते हैं फिर अब फाइनेंशियल 2024 के अंदर वापस से अगर हम देखेंगे तो इंपोर्ट जो होगा वो बढ़ने लग गया. और अभी देखें तो अभी हालत बहुत ज्यादा खराब है ना. तो हमने इसके अंदर ये सब चीजें इसके अंदर देखा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यहाँ तक अपन को समझ में आ रहा है. तो अब यहाँ पर देखो न्यूज़पेपर्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो न्यूज़पेपर के अंदर भी यही बातें लिख रखी हैं कि इंडियन इंडस्ट्रीज फेसेस चैलेंजेस डिस्पाइट ग्रोइंग डिमांड. डिमांड बढ़ रहा है पर इसके अलावा फिर भी इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं. इंडियन फिनिश्ड स्टील इंपोर्ट्स इंक्रीज बाय द 38.1% इन द लास्ट फिस्कल ईयर, मेकिंग इट नेट इंपोर्टर. ठीक है, इसको इंपोर्टर बन गया लास्ट फिस्कल ईयर, मतलब इस वाली जो फिस्कल ईयर के अंदर अभी जो चल रहा है उसमें इस तरह की चीजें हुई. इंडियन स्टील इंडस्ट्री हैज कॉल्ड ऑन द गवर्नमेंट से बोला इंडियन स्टील इंडस्ट्री वालों ने, साहब आप इंटरवीन करो, नहीं तो ये बाहर का स्टील हमारे स्टील को तो बर्बाद करके रख देगा. तो कुछ एम्बिशियस टारगेट भी इंडिया की स्टील इंडस्ट्री के अंदर करे गए. उन सब टारगेट्स के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे. राइट, तो अब यहाँ पर देखो नोटेबल, अब जो पेपर के अंदर लिख रखा है नोटेबल सर्ज इन प्रीडेटरी इंपोर्ट्स. प्रीडेटरी इंपोर्ट्स मतलब ऐसा इंपोर्ट जो कि हमारी इंडस्ट्रीज को खा जाए. ठीक है ना. फ्रॉम द चाइना पोज ए substantial threat to the India's pursuit of self-reliance in the steel industry. Alarmed by the rising imports to feed the increasing consumption of steel in India, steel mills have now asked the Indian government to intervene and initiate safeguard measures. है ना, ये सब चीजें इसके अंदर. अब हम क्या करेंगे, एक तो ये चैलेंज हम पढ़ लिए कि देखो भाई इंपोर्ट. अब हम कुछ और चैलेंजेस के अंदर पढ़ेंगे जो स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर रहते हैं और भारत की स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादातर पाए जाते हैं. ये अब इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इतना ही सब कुछ दे रखा होता है. राइट, इसके बाद फिर अब हमको रिसर्च करना पड़ता है. ठीक है, अब हम रिसर्च करके इनके अंदर ये सब चीजें देखेंगे कि क्या क्या एक तरह से क्या है कि चैलेंजेस हैं इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज की तरफ. ठीक है, तो एक एक करके चैलेंजेस हम इसके अंदर पढ़ते हैं. तो देखो चैलेंजेस बिफोर द इंडियन स्टील इंडस्ट्री. इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज के सामने क्या क्या चैलेंज आ रहा है. सबसे पहले फाइनेंस का. अब देखो कि फाइनेंसेस के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर बहुत पैसा चाहिए होता है. एक स्टील प्लांट को डेवलप करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत ज्यादा पैसा इसके अंदर चला चाहिए होगा. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक एक टन अगर स्टील प्रोड्यूस करने का आपको क्या बनना पड़ेगा, आपको एक तरह से 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने का स्टील प्लांट बनाना पड़ेगा इंटीग्रेटेड, तो उसके अंदर 7,000 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने के लिए. समझ में आ रहा है. तो ये देखो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया इज दैट इट इज हाईली
कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव। और अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूसी रिपोर्ट, ठीक है, अराउंड 7,000 करोड़ आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश ए स्टील प्लांट हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 1 टन। तो इस तरह की डेटा आपको याद करने पड़ेंगे, तब जाकर आप बताओगे कि साहब फाइनेंस ज्यादा है। अब आपने कहने की अरे भाई बहुत पैसा खर्च होता है, उससे नहीं होगा। 1 टन को प्रोड्यूस करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। अब इतना पैसा कोई कहां से लाए? ले भी आ रहा है, काम भी कर रहा है, चला भी रहा है सिस्टम, बट उसके बाद भी अगर लॉस हो रहा है तो फिर क्या करेगा? एज ए रिजल्ट अरेंजिंग फॉर फाइनेंस बिकम वेरी बिग चैलेंज। गेटिंग ए बिजनेस लोन ऑफ सच ए लार्ज अमाउंट टू सेटअप स्टील प्लांट इज ए डिफिकल्ट टास्क। बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। और इंडिया के अंदर अगर हम देखें, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिस बहुत ज्यादा हाई है। जो हमारा इंटरेस्ट रेट मिलता है ना, 10%, 12%, 18%, इस पे देता है बैंक लोन बोरोवर्स को। तो दैट इज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज वेरी मच हाई। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है इंडिया के अंदर। तो इसके कारण क्या है? इसके कारण अगर आप लोन ले भी लेते हैं आप, तो लोन का जो पैसा है उस उसका इंटरेस्ट रेट चुकाने के लिए आपको इतना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा कि आपका स्टील का प्राइस जो होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम देखें जापान के रेस्पेक्ट के अंदर, जो जापान क्योंकि स्टील के अंदर काफी अच्छा है, तो जापान के अंदर इतना कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिस का प्रॉब्लम नहीं है, इतना हाई इंटरेस्ट रेट नहीं रहता। कोरिया के अंदर इतना हाई इंटरेस्ट नहीं रहता। चाइना के अंदर इतना हाई इंटरेस्ट रेट नहीं रहता जितना कि हमारे देश में रहता है। तो आपको कैसे समझना है? क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए फाइनेंस चाहिए होगा। पर अगर हम भारत के अंदर देखें तो भारत के अंदर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज वेरी मच हाई एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर आप देखो इसके अंदर, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया इज दैट इज हाईली कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव। According to PwC report, around 7,000 crores are required to establish a steel plant having a capacity of 1 ton. As a result, arranging for the finances become a challenge. Getting a business loan of such a large amount to set up steel plant is a very difficult task. और इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसेस जो है दैट इज एक्सट्रीमली हाई कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जापान, साउथ कोरिया, और इनके अंदर देखेंगे चाइना, है ना। इन कंट्रीज के अंदर जो हमारी कंट्रीज, जो हम हमसे कंपेरेबल कंट्रीज हैं, उनके अंदर अगर हम देखेंगे तो इनके अंदर फाइनेंसेस की कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं है। तो ऑब्वियसली ये अगर स्टील प्रोड्यूस करेंगे तो ये सस्ता कर देंगे, और हम अगर स्टील प्रोड्यूस कर देंगे तो हम कर देंगे महंगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने है। और ऐसे बोला जाता है एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कि 30 से 35 US डॉलर इतना ज्यादा महंगा हमारा हो जाता है पर टन। स्टील प्रोडक्शन महंगा हो जाता है ना, कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक आपको इसके अंदर समझ में आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि चलो भाई फाइनेंस भी अरेंज हो गया, किसी तरह से हमने कर भी लिया, पर स्टील इंडस्ट्री जो है ना, दैट इज ए साइक्लिक इंडस्ट्री। साइक्लिकल इंडस्ट्री को मैंने आपको बताया था, कभी तो बहुत खुशी और कभी बहुत गम। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो कभी कभार तो ऐसा होता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा डेवलपमेंट और इस तरह से चल रहा है, राइट। और कभी कभार क्या होता है, कभी कभार एकदम से बिल्कुल डाउन भी चला जाता है। कभी कभार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जो है वो बहुत कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो स्टील इंडस्ट्री क्योंकि साइक्लिक है तो उसके अंदर डाउन टर्न्स देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं, है ना। कभी तो बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत खराब। अब जब बहुत खराब हो जाता है, जब ये वाला फेज चल रहा होता है ना, तब इनको सस्टेन करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि अगर ये मान लो इस वाले फेज के अंदर से गुजर रही है हमारी स्टील इंडस्ट्री, तो आप यहां पर देखो इस स्टील इंडस्ट्री ने बहुत सारा लोन भी ले रखा है। ये बात भी आप ध्यान रखें, लोन ले रखा है। और हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। समझ में आ रहा है? वो याद है आपको ट्विन बैलेंस शीट, कि ये तो डूबेंगे ही, ये तो लोन, फिर ये डिफॉल्ट होंगे तो इनका भी NPA बढ़ जाएगा। और ऐसा हुआ भी। अगर हम देखेंगे 2004 से लेकर 2011 तक, क्योंकि हमारा काफी अच्छा डिमांड चल रहा था स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर, तो यहाँ पर काफी हमने ग्रोथ करा, और सबने स्टील इंडस्ट्री वाले ने सोचा कि भाई साहब अब आ रहा है मजा, अब मजा आ रहा है जिंदगी के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और सारे स्टील प्लांट्स भी खोल लेते हैं। और इन्होंने धमा चौकड़ी मचा दी, बिल्कुल स्टील प्लांट्स इन्होंने खोल दिए बिल्कुल अच्छे अच्छे।
2004 से लेकर 2011 तक तो स्टील की डिमांड इंक्रीज थी पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर भी और हमारे अंदर भी। तो इन्होंने क्या करा, अपने आप को एक्सपेंड कर दिया कि यार लोन लो और एक्सपेंड करो, बहुत प्रॉफिट हो रहा है भैया, जल्दी जल्दी कर लो। पर 2014 से 16 तक अगर हम देखेंगे, एक डाउन टर्न देखने को मिला स्टील इंडस्ट्री के अंदर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिमांड 2014 से लेकर 16 तक। और इंडियन इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका इफेक्ट पड़ा, इंडिया के अंदर भी डिमांड यहाँ पर बहुत कम हुआ। और डिमांड जब कम हुआ तो फिर अब ये हाई तौबा मचा रहे हैं, अरे भाई साहब लूट गए, बर्बाद हो गए, हम तो इतनी सारी इंडस्ट्री खोली। और फिर ये हाई तौबा मचा रहे हैं, इनकी हाई तौबा के कारण ये बैंक अलग हाई तौबा मचा रहे हैं, अरे भाई साहब इतना लोन दे रखा है इनको, तो अब क्या करें। और बहुत सारे जो होंगे बैंकरप्ट हो जाएंगे स्टील इंडस्ट्रीज, भारत के अंदर बहुत सारी स्टील इंडस्ट्री बैंकरप्ट हुई थी। तो फाइनेंस आ भी जाते हैं, तो क्योंकि स्टील इंडस्ट्रीज क्या है, स्टील इंडस्ट्रीज साइक्लिक इन इट्स नेचर है, स्टील डिमांड इज साइक्लिक है। सो ड्यूरिंग ए डाउन टर्न द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट गेट इरोडेड। और हम एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं 2004-11 के अंदर स्टील डिमांड इंक्रीज एट ए वेरी फास्ट पेस। This prompted most steel makers to expand existing capacities. However, the Indian steel industries faced a severe downturn between 2014 and 2017. This eventually resulted in many steel makers facing bankruptcy proceeding in 2018. ठीक है, तो यहां पर इस तरह की चीजें आपको समझ में आनी, ये है कोर जो आपको मतलब ये बताना पड़ेगा कि साहब देखो ये प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्रीज फेस कर रही है, और कंपेयर करके कि दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर ये वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है। फाइनेंसिस का प्रॉब्लम हमारा रहता है, हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। ये एक लाइन ही काम कर जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि भाई एग्जामिनर को पता चल जाएगा इस बच्चे ने थोड़ा रिसर्च करके पढ़ा हुआ है, इसको कोर पता है। अगर ये कभी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अगर हम इसको कभी जॉब दे देंगे, है ना, गवर्नमेंट के ऊपर इसको अच्छी पोजीशन पर रखेंगे, तो इसको पता है कि भाई कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। तो कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, इसको पता है कि एक्सपोर्ट जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा हमको नेट एक्सपोर्टर बने रहना है, नहीं तो हमारी इंडस्ट्री को सस्टेन करने में दिक्कत होगी। तो उसके लिए इसको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है इसको पता है। इसे पता है कि ये इंडस्ट्री जो है साइक्लिक है, अभी कभी खुशी कभी गम वाला सिस्टम आता है, तो खुशी के टाइम पे ही गम वाला भी हम संभाल के रखें तो दैट इज इंपॉर्टेंट, उसके लिए प्रिपरेशन कर सके तो दैट इज इम्पोर्टेंट। इसको पता है कि भाई इस पे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है हमारी स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर, और हमारी यूनिक प्रॉब्लम्स क्या है। ऐसा नहीं कि भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है वो नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिस इज लेस, हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिस इज मोर। ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ देखो, है ना, जैसे हमने जिंदल स्टील्स के अंदर काम करा हुआ है, राइट, जिंदल जीएसडब्ल्यू के अंदर, कर्नाटका के अंदर बेलारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका प्लांट है। तो हम देखते थे भाई साहब बहुत सारा जो मटेरियल हमेशा ना फाटक बंद ही रहता था, क्यों, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो थी ना, ये जो आयरन ओर है, ऐसा तो नहीं कि भाई एक थैले में भर के ले आएंगे और स्टील बना देंगे, ऐसा तो नहीं। टन्स ऑफ आयरन ओर विल रिक्वायर्ड, टन्स ऑफ कोकिंग कोल विल रिक्वायर्ड, कोकिंग कोल विल रिक्वायर्ड। ये सब हमको बहुत सारे चाहिए होते हैं, और बहुत सारे चाहिए होंगे, तो रेलवे इज द ओनली वे थ्रू विच वी कैन डू दिस वन। क्योंकि हमारे अंदर एक प्रॉब्लम और है, हमारे अंदर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो पोर्ट्स के आसपास नहीं, जैसे जापान में तो यहीं खोल दिया है उन्होंने, मान लो ये जापान है, तो जापान में तो यहीं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज खोल दी। तो भाई यहाँ से आया, पोर्ट से सामान आया और यहीं पे यूज हो गया। बाहर से कुछ आना है रॉ मटेरियल, तो पोर्ट से आया, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल जापान में तो मिलता नहीं, बाहर से आया, बाहर से यहाँ पे कोकिंग कोल यहीं पर हमने यहाँ खोल रखा है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब यहाँ पर आ गया हमारा प्रोडक्ट, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए रेलवे लाइन बनानी पड़ेगी। मतलब रेलवे लाइंस बनी बनाई है, बट रेलवे लाइंस क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे रेल के थ्रू अपन करेंगे, तो ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं हो गया। और ऐसा नहीं है कि भाई जेब में रख के ले आए, ऐसा तो नहीं है, इसको रेलवे को यूज ही करना पड़ेगा। तो हमारे जो स्टील प्लांट्स हैं वो इस जगह ऐसे हिंटरलैंड के ऊपर है, तो यहाँ तक पहुंचाना दैट इज ए बिग टास्क। अच्छा, अगर मान लो फिनिश गुड हमने प्रोड्यूस कर लिया, जैसे ये तो रॉ मटेरियल आ रहा है, अब फिनिश गुड प्रोड्यूस करना है तो वापस हमको पहुंचाना है किसी और कंट्री के अंदर, तो पोर्ट पे ले जाना पड़ेगा, तो ये देखो उसके लिए फिर रेलवेज यूज हो। और रेलवेज के अंदर हम देख रहे हैं पहले से ही बहुत सारा कंजेशन है, तो बिकॉज अगर रेलवेज इंप्रूव होगी तो हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी इंप्रूव होगी। ठीक है, बिकॉज आयरन एंड स्टील के अंदर इंडस्ट्री के अंदर बिना रेलवेज के काम नहीं चलता है भारत देश के अंदर।
दूसरे देशों में तो पोर्ट्स के आसपास, तो हमारे स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होता है, दिस इज नोन एज लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है दैट इज वेरी मच हाई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, फॉर मोस्ट इंडियन स्टील मेकर्स मैनेजिंग लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट इज arduous, challenging and costly. Primary raw material for the steel making is iron ore, और इसके साथ साथ कोल और कुकिंग कोल हमको लाना होता है। बोथ आर बल्की मिनरल्स एंड द स्टील इज आल्सो ए बल्की कमोडिटी, स्टील प्रोड्यूस हो जाता है तो वो भी बल्की कमोडिटी है। तो फॉर एवरी 1 ton ऑफ द स्टील प्रोड्यूस रफली 3 tons ऑफ रॉ मटेरियल इज नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड। 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने के लिए 3 टन रॉ मटेरियल का चाहिए होता है। अब ये हमको लाना है रेलवे से। सो वेदर इट इज फिजिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, अगर फिजिकल ट्रांसपोर्ट देखें तो भी दिक्कत, और फिनिश्ड गुड देखें तो भी इसका ट्रांसपोर्टेशन इज दिक्कत, बिकॉज दोनों ही बहुत ही बल्कि है। इसको ट्रक में घुसाकर ऐसे नहीं लेकर जा सकते अपन। समझ में आ रहा है? मोर ओवर मोस्ट इंडियन स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड इनलैंड्स, जैसे चाइना, जापान, कोरिया, इनके तो क्लोज टू सी है, हमारा बिल्कुल हिंटरलैंड्स के अंदर है। This increases the challenge of managing logistic requirement for most of the steel plants in India. Railways are naturally the preferred mode of transportation for the steel maker. More than 80% of total logistic requirement of the steel industry are met through the railway network. As the sea routes can be partially leveraged, only 3 steel plants जो है वो sea route से ले पा रहे हैं, बाकी सारे जो भी स्टील प्लांट्स हैं उनके अंदर हमको यही करना पड़ रहा है। मोर ओवर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द रोडवेज, रोडवेज से तो भाई भूल ही जाओ, वो तो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है। तो सब कुछ अपन को रेलवेज के ऊपर है। रेलवेज जो है इसके अंदर नेचुरल प्रेफर्ड मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर रेलवेज सुधरेगा नहीं, अब मान लो रेलवेज के अंदर लग गए 10 दिन, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्यों? इतना सारा कंजेशन है, मालगाड़ी को कोई जाने ही नहीं दे रहा है। Railways faces huge infrastructure constraint which makes the managing logistic challenges for the Indian steel makers. नीति आयोग का एक एस्टिमेट है रिलेटिव कॉस्ट डिसएडवांटेज फॉर इंडियन स्टील मेकर्स एट यूएसडी 20 से 25 पर टन फॉर द फिनिश्ड स्टील। इतना हमको कॉस्ट डिसएडवांटेज होता है इंडियन स्टील में। ठीक है, इसके बाद रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के अंदर हम देखिए तो रॉ मटेरियल के अंदर हमको आयरन ओर चाहिए, और गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1800 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस करने के लिए कोकिंग कोल चाहिए। अब भारत का जो कोल है दैट इज नॉट सो मच, मतलब उसके अंदर एशिस कंटेंट जो है दैट इज वेरी मच हाई। तो हमको ये जो कोल होता है वो बाहर से मंगाना पड़ता है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमारा कोकिंग कोल आता है सारा। मतलब हमारा जो कोकिंग कोल का जो है इंपोर्ट, वो इंपोर्ट ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे है ही नहीं। हमारे यहाँ पे है उसके अंदर राख ज्यादा है, ईंधन कम है। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पर देखो, ऑल्दो इंडिया हैज अबंडेंट रिजर्व आयरन ओर एंड द कोल, इट हैज नेग्लिजिबल रिजर्व ऑफ द कोकिंग कोल। कोकिंग कोल इसके पास नहीं है, तो कोकिंग कोल तो भैया बाहर से आएगा। नेशनल स्टील पॉलिसी एनविसेज दैट इंडिया विल रीच 300 मिलियन टन्स ऑफ द स्टील मेकिंग कैपेसिटी एंड 68% ऑफ दैट विल बी थ्रू द ब्लास्ट फर्नेस रूट्स विच रिक्वायर द कोकिंग कोल। ब्लास्ट फर्नेस में जलाकर स्टील प्रोड्यूस करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोकिंग कोल यूज ही करना पड़ेगा। इंडिया लार्जली फुलफिल इट्स कोकिंग कोल रिक्वायरमेंट थ्रू द इंपोर्ट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बट ड्यू टू वेगरीज ऑफ द वेदर, कभी को वेदर खराब हो जाता है। ठीक है, अब कोल तो है बिल्कुल ढककर लाना पड़ेगा, बारिश वारिश हो रही है, ठीक है, ला नहीं ना आ गया, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण ऑस्ट्रेलिया से लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसकी सप्लाई प्राइस बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है। तो एक तो ये है कि हमारे पास रॉ मटेरियल के अंदर आयरन हो रही है, उसको जलाने के लिए चीजें नहीं है हमारे पास, और हम अपना जो है बहुत सारा जो मटेरियल है वो कोकिंग कोल जो है वो बाहर से ले, ऑलमोस्ट सारा ही बाहर से लेते हैं हम, और ऑलमोस्ट सारा ही ऑस्ट्रेलिया से हम लेते हैं। सप्लाई चेन भी इतनी अच्छी नहीं है। तो दिस यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन, है ना, कि हमारे पास आयरन ओर तो ज्यादा है पर हमारे पास कोकिंग कोल जो है उसके अंदर गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए कोकिंग कोल और ये सब चीजें कम है। तो नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 एनवीसीज दैट ओनली 65% ऑफ इंडियाज कोकिंग कोल रिक्वायरमेंट विल बी मेट थ्रू द इंपोर्ट बाय 2031। अब देखो, यहाँ पर हमने स्टील पॉलिसी के अंदर एक टारगेट रखा है कि सिर्फ हम बाहर से ना 65% ही लेंगे। कब तक? 2031 तक। आप ये समझ रहे हैं? तो मतलब अभी हम टारगेट ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि बाहर से जो लेने वाला कोकिंग कोल है वो सिर्फ हम 65% ही लेंगे।
और बाकी 35% हम कहीं किसी तरह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे। तो आप सोच के देखो कि हम सोच रहे हैं 2030-31 में 65% लेंगे बाहर से, तो अभी हम कितना ले रहे होंगे? अब तो ऑलमोस्ट पूरा ही ले रहे होंगे। और 2030-31 तक भी हमको लेना पड़ेगा ही, 65% तो बाहर से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, इफ इंडिया इज टू कंज्यूम 180 मिलियन टन्स ऑफ द कोकिंग कोल एनुअली, दिस मीन्स दैट 60 से 65 मिलियन टन्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द डोमेस्टिक सोर्स, है ना? कि डोमेस्टिक सोर्स से इतना हमको डोमेस्टिक सोर्स से प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर ये टारगेट हम कंप्लीट कर पाएंगे। पर ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे है ही नहीं, कोल इस तरह से है ही नहीं। दिस पोजेस सीरियस चैलेंज टू द ग्रोथ एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन स्टील इंडस्ट्री। हमारा कुकिंग कोल एक झारिया कोल फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर से आता है, और वो भी बहुत कम आता है, उसको भी डेवलप हमने कर नहीं रखा है ना, ये हम आगे चल कर पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये चीजें हैं जो आपको इसके अंदर अंडरस्टैंड करनी है कि भाई ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम इसके अंदर इस तरह से होगी। अब ये तो हमको चैलेंजेस दिख गए, है ना? अब इन चैलेंजेस के ऊपर एक दो चैलेंजेस और हैं, ठीक है, वो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा, राइट? वो चैलेंजेस के बाद फिर हमको ये समझ में आना चाहिए कि भाई हम इसके ऊपर क्या करें, क्या इसके ऊपर क्या गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, क्या हमको करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो सब चीजें हमको करना पड़ेगा। ऐसे हमको सारी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में, और जो कम से कम इकोनॉमिक सर्वे में दे रखी है वो इंडस्ट्रीज के टॉपिक तो हम वहां से उठा सकते हैं और डेटा उठा सकते हैं, और उसके ऊपर फिर रिसर्च करके आपको पढ़ा सकते हैं, ऐसा हम कर देंगे। तो वहां पर काफी इंडस्ट्रीज दे रखी है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दे रखी हैं, ठीक है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री दे रखी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज दे रखी है। उन सब इंडस्ट्रीज के बारे में हम आपको पढ़कर रिसर्च करके पूरा का पूरा इसके अंदर पढ़ाएंगे। डोंट वरी, मेंस का पूरा पोर्शन इसके अंदर कवर करा जाएगा और बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, बट क्योंकि आपका देखो टाइम यहाँ पे बहुत सारा बच रहा है, आपको कहीं और सोर्सेज देखने नहीं पड़ रहे, आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर की भी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मैं बता इसीलिए रहा हूँ जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमको यहाँ पर, तो इसके अंदर पूरा इसके अंदर थोड़ा टाइम तो लगेगा, राइट? टाइम तो आपको देना पड़ेगा। इसके अंदर आप देखें आपका बहुत सारा पोर्शन कवर हो रहा है, और इसी तरह से आईएएस की स्टडीज को बढ़ाना चाहिए। बट क्योंकि इंस्टीट्यूट्स के पास देखो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता ये, मेरे को भी इसको बहुत जल्दी खत्म कर देता तो मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता, मैं दूसरा बैच स्टार्ट कर देता। पर मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई फिर पढ़ाएं तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, इस वाले फील्ड के अंदर, कम से कम एजुकेशन फील्ड के अंदर तो ये करना पड़ेगा। अब 2 महीने तक अगर एक कोर्स को ले, और आप देखें स्टूडेंट्स भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर दैट इज़ नॉट फिजिबल, ठीक है, फिजिबल है ही नहीं है। पर फिर भी हम अपनी मेहनत करके किसी तरह से हम अपना खुद का कंट्रीब्यूट करके आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें इसको, बहुत अच्छे से रिवाइज करें, है ना? बहुत मतलब आपको बहुत बिलीव होना चाहिए इसके ऊपर कि हाँ भाई ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर और कुछ हमको नहीं पढ़ना। ठीक है, न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। पर मैं टिल डेट जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी सारी प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो भी होंगे और इकोनॉमिक एनालिसिस जो भी होंगे, सब कुछ मैं आपको करके दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मेरा काम यही है, आपको पढ़ाना और खुद पढ़ना बुरी तरह। ठीक है, ये बहुत मेहनत इसमें लगती होगी, ठीक है, बट इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक जैसा सब्जेक्ट जिसमें पता नहीं है कहाँ से कब कैसे हो जाए, उसके अंदर से 100% पेपर अपने इधर से आएगा, तो एक अलग ही लेवल उसका होगा। और ये मैं चाहता हूँ कि भाई इसी तरह का सब सब्जेक्ट्स के अंदर आप कुछ कुछ करते रहे, राइट? ऐसे एक इकोनॉमिक्स को जैसे से पढ़ लिए तो उसको पढ़ने का एक तरीका आ गया हमको, तो और सब्जेक्ट्स को आपको, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।